गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बैंकिंग में रिजर्व बैंक के फंक्शंस चल रहे हैं और फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक, इसमें मैंने आपको बताई थी 5 फंक्शंस हमें पढ़ने हैं और जिसमें 2 फंक्शंस हम इससे पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं जो आप लोगों ने देख ली होंगी, समझ ली होंगी। और वो फंक्शंस, पहला फंक्शन था करेंसी अथॉरिटी या बैंक ऑफ इश्यू। सेकेंड फंक्शन था बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, उसको बहुत अच्छे से आपको समझा दिया गया था। अब पढ़ते हैं थर्ड फंक्शन। थर्ड फंक्शन है बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर। जो आरबीआई किसका, कमर्शियल बैंक का बैंक होता है और उनका सुपरविजन करता है। बैंकर्स बैंक किसका बैंकर्स, कमर्शियल बैंक का। कमर्शियल बैंक का बैंकर होता है, कहने का मतलब है कमर्शियल बैंक का भी बैंक होता है वो, और उनका सुपरविजन करता है। कैसे करता है अब इसे समझते हैं। एज ए बैंकर्स टू द बैंक इट हैज ऑलमोस्ट द सेम रिलेशन with the other banks, other commercial banks, as commercial banks help with the customers, with its customers। यानी कि समझ लीजिए आरबीआई का संबंध कमर्शियल बैंक के साथ ठीक इसी तरह से होता है जैसे कि कमर्शियल बैंक का संबंध अपने कस्टमर के साथ होता है। जिस तरह की एक्टिविटीज कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर के साथ करते हैं वही एक्टिविटीज आरबीआई की कमर्शियल बैंक के साथ होती है। कैसे? कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर्स को या पब्लिक को लोन देते हैं और उनकी डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं। इसी तरह आरबीआई भी कमर्शियल बैंक की, पब्लिक की नहीं, कमर्शियल बैंक की के डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है और उनको जरूरत पड़ने पर लोन देता है। एज अ बैंकर इट परफॉर्म्स इन 3 ways। तो बैंकर के रूप में ये 3 तरीके से परफॉर्म करता है अपनी ड्यूटीज को, अपना काम 3 तरीके से करता है। इसको समझ लीजिए ध्यान से, 3 तरीके से करता है। फर्स्ट है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स ऑफ द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक का कैश रिजर्व का कस्टोडियन होता है आरबीआई। कस्टोडियन का मतलब अपनी कस्टडी में पैसा रखता है, यानी कि उनके कैश का रखवाला होता है, कह सकते हैं आप, निगरानी करता है, कह सकते हैं आप। तो जो आरबीआई है वो कमर्शियल बैंक का कैश का कस्टोडियन होता है। और जैसे कि आप समझ लीजिए कमर्शियल बैंक कैश डिपॉजिट करता है, जो एक्स्ट्रा कैश होता है उसके पास, उसे कहां पार्क करता है? आरबीआई में। कमर्शियल बैंक अपना एक्स्ट्रा कैश जो भी है उसे डिपॉजिट करता है या पार्क करता है कहां? आरबीआई में, जहां वो उनके कैश को अपने पास रखता है। तो इस तरह से हो गया कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व ऑफ द कमर्शियल बैंक। किसका? कमर्शियल बैंक का। दूसरी बात, एज लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एज लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट कई बार आ जाता है। तो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट का मतलब होता है कि आरबीआई कमर्शियल बैंक का एक अंतिम सोर्स होती है जहां से उन्हें लोन मिलता है। जब कमर्शियल बैंक को नीड होती है, उनकी जो लिक्विडिटी क्राइसिस हो जाता है, उनके पास पैसे नहीं होते हैं उनके पास, या कोई और एक्स्ट्रा अपना बिजनेस करना चाहता है बैंक, उसके पास जब अदर बैंक्स में या कहीं और जनरल पब्लिक से जहां से भी उसे पैसा नहीं मिलता है, तो वो क्या करता है? आरबीआई के पास जाता है अंतिम आशा के रूप में, यानी कि लास्ट रिजॉर्ट, यानी कि अंतिम लास्ट पॉइंट पर वो कहां जाता है? आरबीआई के पास जाता है और आरबीआई उसको लोन दे देता है जिससे वो अपना बिजनेस आगे चला लेता है। तो कमर्शियल बैंक क्या करता है? टेक लोन्स एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस, और वित्तीय जो भी सहायता है वो किससे लेता है? आरबीआई से। कौन लेता है? कमर्शियल बैंक लेता है। ये हो गया लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट। उसके बाद थर्ड है एज क्लियरिंग एजेंट्स
और क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन भी लिख सकते हैं या क्लियरिंग एजेंट्स की। आरबीआई क्लियरिंग हाउस फंक्शन का वर्क करता है, यानी क्लियरिंग एजेंट्स होता है किसका, कमर्शियल बैंक्स का। अब ये क्लियरिंग हाउस फंक्शन क्या होता है इसे थोड़ा ध्यान से समझें। RBI avoids transfer of the cash between the banks and reduce the cash requirements। ये क्लियरिंग हाउस फंक्शन का मतलब ये है कि आरबीआई जो है वो कैश ट्रांसफर्स को क्या करता है, अवॉइड करता है। अलग अलग बैंक जो कमर्शियल बैंक हैं उनके बीच के कैश ट्रांसफर्स को अवॉइड करता है, जिससे कि और जो कैश की रिक्वायरमेंट है वो रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए। वो कैसे करता है, अब ये बात सभी जानते हैं कि आरबीआई जो है सभी बैंकों का बैंक है, उसके बाद सभी के अकाउंट होते हैं, जितने भी कमर्शियल बैंक हैं उनके अकाउंट्स होते हैं, और वो क्या करता है, सभी की ट्रांजैक्शन चेक करता रहता है। सभी की ट्रांजैक्शन, एक बैंक की ट्रांजैक्शन ज्यादा है दूसरे की तरफ, दूसरे की उसकी तरफ कम है, तो उनका जो लेन देन है उसे बराबर करने का काम करता है। उसी को कहा जाता है क्लियरिंग हाउस फंक्शंस। अब इसे समझने के लिए थोड़ा सा समझ लें। सपोज ए और बी दो कस्टमर हैं, बिल्कुल एक एग्जांपल है, समझ लीजिए। ए का अकाउंट है पीएनबी में, कमर्शियल बैंक है पीएनबी, और बी का अकाउंट है एसबीआई में, ये भी कमर्शियल बैंक है। अब ए जाता है बी के पास, कुछ एक व्यक्ति है ए, वो बी के पास जाता है कुछ पैसे लेने के लिए, तो उसे एसबीआई का 10,000 का चेक दे देता है। और वो चेक एसबीआई में, तो ए का अकाउंट है नहीं, ए का तो पीएनबी में है, तो एसबीआई का जब उसे चेक मिलता है वो अपने बैंक नाम से काटा जाता है, तो वो अपने बैंक में आकर के वो चेक अपने बैंक में लगा देता है और पीएनबी उसे पेमेंट कर देता है, 10,000 की पे कर देता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ए ने बी से 10,000 ले लिए और पीएनबी, अब यहां पर ए और बी का सवाल नहीं है, बात है एसबीआई और पीएनबी की। एसबीआई के 10,000 पीएनबी ने पेमेंट कर दिया, और इसी तरह से सी और डी दो कस्टमर और ले लीजिए। अब यहां डी जो है सी के पास जाता है, और ये इसका भी पीएनबी में है अकाउंट, और ये इसे 15,000 लेता है, और ये 15,000 का चेक दे करके यहां इसका एसबीआई के पास, एसबीआई में है अकाउंट, और ये पेमेंट कर देता है 15,000 की एसबीआई। तो अब ये एग्जांपल समझने का मतलब ये है कि एसबीआई ने, पीएनबी ने एसबीआई के 10,000 रुपए पेमेंट कर दिए, और एसबीआई ने पीएनबी के 15,000 रुपए पेमेंट कर दिए। ठीक है, यानी कि एसबीआई का चेक 10,000 का था, पीएनबी ने पेमेंट कर दिया, पीएनबी का 15,000 का चेक था जिसे एसबीआई ने पेमेंट कर दिया, तो किसका रह गया, यानी कि एसबीआई का बाकी रह गया। अब ये जो लेन देन कम ज्यादा रह गया, इसका काम कौन करेगा, इसका काम करेगा आरबीआई। आरबीआई के पास दोनों के अकाउंट हैं, आरबीआई दोनों का सेटलमेंट करता रहता है, दोनों के अकाउंट्स को आपस में क्लियर करता रहता है। उसी को क्लियरिंग हाउस फंक्शन कहा जाता है। किस बैंक पर ज्यादा है, क्योंकि कस्टमर को तो कोई लेना देना नहीं, उसने तो अपने बैंक में आकर के चेक लगा दिया, उसको पैसे मिल गए, लेकिन वो लेन देन किसका रह गया, बैंकों का। तो उस बैंकों का जो लेन देन आपस में है उसको क्लियर करने का काम किसका होता है, आरबीआई का होता है। इसी को क्लियरिंग हाउस फंक्शन या क्लियरिंग एजेंट का वर्क कहा जाता है। बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर में, बैंकर्स बैंक आपने पढ़ लिया, अब सुपरवाइजर कैसे होता है ये भी समझ लीजिए कि आरबीआई सुपरविजन कैसे करता है। फर्स्ट है इसमें लाइसेंसिंग ऑफ द कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक को लाइसेंस देने का काम आरबीआई का ही होता है कि कौन सा, जैसे कोई नए कमर्शियल बैंक बन रहे हैं, उन्हें लाइसेंस की जरूरत होती है बैंक चलाने के लिए,
तो वो आरबीआई उस काम को करता है, तो लाइसेंस देता है उन्हें, या अगर वो सही काम नहीं कर रहे हैं तो उनका लाइसेंस खत्म भी कर सकता है। दूसरी बात, एक्सपेंशन ऑफ ब्रांचेस ऑफ कमर्शियल बैंक इन द कंट्री एंड अब्रॉड। ये जो कोई भी कमर्शियल बैंक अपनी ब्रांचेस कंट्री में या अब्रॉड में कहीं भी खोलना चाहता है तो उसके लिए उसे परमिशन किससे लेनी पड़ती है? आरबीआई से लेनी पड़ती है। तो इस चीज का सुपरविजन आरबीआई करता है। आरबीआई की मर्जी के बिना वो कोई भी ब्रांच आप नहीं खोल सकते कमर्शियल बैंक। तीसरी बात, मर्ज ऑफ डिफरेंट बैंक्स। जब बैंक्स घाटे में जा रहे होते हैं, बैंक्स को नुकसान हो रहा होता है, तो आरबीआई इसको भी ध्यान से अपनी निगरानी में रखता है, और जो बैंक घाटे में जा रहे हैं उन्हें 2 या 3 या 4 बैंकों को आपस में मर्ज कर देता है। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे बैंक मर्ज हुए हैं, तो इस तरह से वो बैंकों को मर्ज कर देता है, एक साथ कर देता है, जिससे कि कुछ उनका जो घाटा होता है वो कम हो जाए। फोर्थ पॉइंट है लिक्विडेशन ऑफ द बैंक्स। बैंक की लिक्विडिटी पर भी ध्यान रखता है कि बैंक के पास लिक्विडिटी यानी कि कहने का मतलब है कि करेंसी जो कैश है वो है या नहीं है, प्रॉपर तरीके से वो अपना काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, कस्टमर को सही तरीके से पेमेंट की जा रही है और उनको लोन दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा है, ये सब भी वो बड़े ध्यान से उन चीजों का सुपरविजन करता रहता है। तो इस तरह से ये सुपरवाइजर का काम करता है आरबीआई। अब ये थर्ड फंक्शन आपके समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब फोर्थ फंक्शन है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। इससे पहले आपने क्या पढ़ा था? कस्टोडियन ऑफ किसका कैश रिजर्व? कमर्शियल बैंक का। वो कमर्शियल बैंक का के कैश रिजर्व्स को अपने पास रखता है, ये पढ़ा था। अब ये एक अलग सेपरेट फंक्शन है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं उनको वो अपनी कस्टडी में रखता है। अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कहाँ से आते हैं? वो आते हैं अब्रॉड से। जितने भी जो भी फैक्टर इनकम्स होती हैं हमारी कंट्री की, जो वो अब्रॉड से जो भी आते हैं वो सारे किसके थ्रू आते हैं? उनका गेटवे क्या है? वो गेटवे है आरबीआई। तो आरबीआई के थ्रू ही हमारी कंट्री में आएंगे। जब आरबीआई से ही वो चेंज होंगे, तो वो उसका जितने भी फॉरेन एक्सचेंज हैं, यानी कि जो फॉरेन करेंसीज हैं और नेशंस गोल्ड, और जो कंट्री का जो गोल्ड होता है उसका वो कस्टोडियन होता है, रखवाला होता है, यानी कि अपनी निगरानी में उसे रखता है, अपने पास रखता है। कैसे? इसके कुछ पॉइंट्स हैं, उसे पढ़ लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। सेंट्रल बैंक इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड नेशंस गोल्ड। जो सेंट्रल बैंक है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, जो भी फॉरेन करेंसीज होती हैं, जो फॉरेन करेंसीज हमारी कंट्री में आती हैं विदेशों से, उसको और हमारे देश का जो भी गोल्ड होता है उसको अपनी कस्टडी में रखता है। सेकंड है इट कीप्स अ क्लोज वॉच ऑन एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द करेंसी। वो हमारे देश की करेंसी की एक्सटर्नल वैल्यू, हमारे देश की करेंसी की वैल्यू कम तो नहीं हो रही है विदेशों में जो इंटरनेशनल ट्रेड्स में, तो उस पर एक क्लोज वॉच रखता है, उस पर बहुत ध्यान से उसको अपनी विशेष निगरानी में रखता है, जिससे कि अपने देश की करेंसी डिवैल्यूएट ना हो, अपनी वैल्यूज की कम ना हो। कम हो तो उसके लिए वो कुछ उपाय करता है, उसे मैंने अभी बताऊंगा आपको क्या करता है। तो इस तरह से वो एक्सटर्नल वैल्यू को हमेशा ध्यान में मतलब देखता रहता है अपने देश की करेंसी। तीसरा पॉइंट है ऑल द फॉरेन करेंसी रिसीव्ड बाय द सिटीजन हैज टू बी डिपॉजिटेड विद द सेंट्रल बैंक एंड इफ they want to make payment in foreign exchange they have to apply to RBI। यही वाला इसी का पार्ट हो गया कि जितनी भी करेंसी रिसीव होती है सिटीजन्स के द्वारा, देश के नागरिक के द्वारा जो भी फॉरेन करेंसी रिसीव होती है, जो लेके आते हैं वो चैप्टर पेमेंट्स के रूप में, और वो सारी कहाँ डिपॉजिट होती है? डिपॉजिट सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट हो जाती है। वो सारी कहाँ डिपॉजिट हो जाती है? सेंट्रल बैंक में डिपॉजिट हो जाती है। एंड इफ दे वांट टू मेक
पेमेंट्स, अगर जब वो पेमेंट्स करना चाहते हैं, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं कि उनको पेमेंट करना है फॉरेन एक्सचेंज के रूप में, यानी कि तो उन्हें आरबीआई में अप्लाई करना पड़ता है कि हमें इतनी पेमेंट करनी है, आरबीआई उसको पेमेंट कर देता है। तो ये काम भी किसका होता है, आरबीआई का होता है या सेंट्रल बैंक का होता है। अब फोर्थ लास्ट पॉइंट है, इट आल्सो एक्सरसाइज मैनेज्ड फ्लोटिंग टू ensure stability of exchange rate in the international money market। अभी मैं आपको बता रहा था कि ये क्लोज वर्थ रखता है, हमारी जो करेंसी है उसकी एक्सटर्नल वैल्यू कम ना हो, उसके लिए क्या करता है वो मैनेज्ड फ्लोटिंग का वर्क करता है। अगर उसकी करेंसी की वैल्यू कम हो रही होती है, डिवैल्यूएट हो रही होती है, तो क्या करता है वो सेल एंड परचेज करता है फॉरेन करेंसी, जो फॉरेन एक्सचेंज की अपने पास से। इस तरह से समझ लीजिए एक बात कि सपोज हम कोई इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, अब डॉलर महंगा हो गया। डॉलर महंगा हो गया का मतलब है कि जो चीज पहले 10 रुपए में आती थी वो अब 15 रुपए में आ रही है, तो इसका मतलब है कि हम जो भी इंपोर्ट कर रहे हैं वो महंगा हो रहा है, तो डॉलर की कीमत ज्यादा होगी। तो क्या है, तो वो कहेगा, आरबीआई क्या करेगा, वो डॉलर अपने पास से सेल करेगा, किसको, कस्टमर को, जो उसे खरीदना चाहता है। वो इंटरनेशनल मार्केट से डॉलर ना लेकर के, वो आरबीआई से डॉलर लेकर के उसको अपनी मनी को डिवैल्यूड होने से बचाता है, उसी को मैनेज फ्लोटिंग कहा जाता है। इट ऑल्सो एक्सरसाइज मैनेज फ्लोटिंग टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट बना रहे, स्टेबिलिटी रहे उसमें, वो कम ज्यादा ना हो एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट कहते हैं जैसे कि $1 75 का है सपोज, तो ये फॉरेन एक्सचेंज रेट हो गया। तो इस रेट को बना रहे, अगर ये नहीं हो कि $1 80 का हो गया, इसका मतलब है हमारी जो रुपए की वैल्यू है वो कम होगी, डिवैल्यूएट होगी मनी, तो उसे होने से बचाता है वो, क्योंकि वो कहेगा कि वहां से डॉलर ना लेकर के वो अपने पास से डॉलर सेल करता है अपने कस्टमर्स को, अपने व्यापारियों को, जिससे कि वो उसकी पेमेंट डॉलर में कर दें, जिससे कि हमारे रेट वही बने रहे, तो स्टेबिलिटी हो जाए। तो अब ये आपको 4 पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब 5th पॉइंट पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।